हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है SM सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की 45 और 46वीं किस्त के बारे में। दोस्तों आखिरकार बड़े दिनों के बाद हम बात करने वाले हैं हमारी प्यारी सी दुआ और नौशेरवान और फिजा और सरफराज उर्फ फराज के बारे में। तो शुरुआत करते हैं कि हमारी प्यारी सी दुआ अपनी बहन से कहती हुई कि फिजा मुझे भी जो है तुम्हारे शोहर से मिलवाओ ना। लेकिन फिजा कहती हुई कि सरफराज से, और वही बात है कि तुम्हारे क्या दो शोहर है। और बस ये बात ठीक है, हमारी फिजा कहने लगी कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, बस उनका जरा दिल फिरा हुआ है। और बस ये बात ठीक है, हमारी प्यारी सी दुआ कहने लगी कि सिर फिरा हुआ समझ में आता है, दिल फिरा हुआ क्या होता है। वही है कि जब से जो है उन्हें पता चला कि तुम भाग गई थी, तब से जो है वो मुझसे उखड़ से गए हैं। और बस वो दिन है और आज का दिन है। पहली रात तो वो बहुत रोमांटिक थे, बहुत अच्छे थे, फराज अहमद की तरह शायरियाँ सुनाते थे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं की। और बस ये बात ठीक है, हमारी प्यारी सी दुआ कहने लगी कि फराज अहमद की तरह तो एक और हरामखोर शायरियाँ सुनाता था। खैर छोड़ो, उसकी बात बाद में करेंगे। तुम ये बताओ कि दूल्हा भाई से मैं माफ़ी मांग लो। और बस ये बात ठीक है, हमारी प्यारी सी फिजा कहने लगी कि ऐसा मत करना, मैंने तो उन्हें बताया भी नहीं है कि तुम आ गई हो और तुम हमसे मिलती भी हो, शायद मेरा यहाँ पर दाखिला भी बंद करवा दे वो। और ये बात ठीक है, हमारी प्यारी सी दुआ कहने लगी कि कोई बात नहीं फिजा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऐसा कह के जैसे ही बाहर निकले तो हम क्या देखते हैं कि सरफराज गार्ड्स को देखता हुआ कहता हुआ कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। वही है कि हमारी मालकिन का घर है यहाँ। और बस ये बात ठीक है, हमारा प्यार से सरफराज पूछने लगा कि ऐसी कौन सी मालकिन है जिसका घर यहाँ पर है। और बस ये बात थी कि दुआ बाहर निकली और दुआ ने सरफराज को देखा। सरफराज की तो सिट्टी बिट्टी गुम हो गई थी और पूछने लगा तुम। और बस ये बात थी कि दुआ उसको देख कर कहने लगी कि अच्छा हुआ कि तुम मुझे यहाँ पर मिल गए। पहले तो मैं तुमसे डर रही थी, छुप छुपा रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी तो ज़िंदगी जो है खुले किताब की तरह आया है, मेरे बारे में तो सब कुछ जानते ही है, लेकिन डरना तो तुम्हें चाहिए फराज, क्योंकि तुम सरफराज हो, ये बात मैं जान चुकी हूँ। और बस ये बात ठीक है, हमारे पास सरफराज कहने लगा कि बकवास बंद करो अपनी, क्या कहना चाहती हो। और वही है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मेरी बहन के शौहर थे, लेकिन वही बात है कि तुमने मेरी बहन को बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बहुत परेशानियाँ, बहुत तकलीफ है, बहुत अजियत दी है तुमने उसे। उसके चेहरे पे खुशी गुम सी गई है, तुमने जो है उसकी ज़िंदगी अजीरन करके रखी हुई है, उसका जीना हराम कर दिया है। इसलिए जो है अब तुमसे मैं बतला लूँगी। पहले तो मैंने सोचा था कि तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, अब क्या पुरानी बातों को टोल दूँ, लेकिन अब तुमने मजबूर कर दिया है मुझे। मेरी बहन के रवैये को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें ठीक करना ही पड़ेगा। सरफराज देंगे दूसरी तरफ सरफराज कहने लगा कि बकवास बंद करो अपनी। और बस ये बात ठीक है, हमारी दुआ कहने लगी कि ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं बकवास कर रही हूँ या तुम्हारा पट्टा साफ कर रही हूँ। और बस कह कर अल्टीमेटम देकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ सरफराज सोचेगा कि ये कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है। और हम क्या देखते हैं कि सरफराज फिजा को लेकर वापस घर आया, लेकिन फिजा कहने लगी कि आप मुझसे हर वक्त नाराज़ उखड़े उखड़े क्यों रहते, दुपट्टा पहनने में और अबाया ओढ़ने में ज़रा देर हो गई, वरना मैं आ ही रही थी, मैंने गाड़ी की आवाज़ सुनी थी। लेकिन दूसरी तरफ सरफराज कहता हुआ कि बकवास बंद करो, मेरे दिमाग को मत खराब करो। और बस ये कहकर अंदर चला गया। और बेचारी हमारी प्यारी से फिजा उसको देखती रह गई। तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि फिजा की नन अपने प्यारे से शोहर से बात करती हुई शोहर को कहती हुई कि तुम जो है कुछ ज़्यादा ही साइडें नहीं लेते भाभी की। और वही बात है कि तुम्हारी भाभी है ही ऐसी फरिश्ता सिफत इंसान के उनकी साइड लेने का दिल कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि और भी कुछ दिल करता है क्या तुम्हारा, तुम तो कुछ ज़्यादा ही उनके गर्विदा बन रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता हो कि तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए, मेरे सामने लज्जा की बातें कर रही हो। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी मतलब कि सुम्बुल कहने लगी कि हाँ मैं बातें कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आप उनकी तरफ कुछ ज़्यादा ही मुतवज्जे हैं, उनका आपको कुछ ज़्यादा ही उनके अंदर की खूबियाँ दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता हुआ कि उनकी खूबियाँ तो अंधे को भी दिख जाएगी, तुम्हें क्यों नहीं दिखती। और बस ये बात थी कि वो कहने लगी कि हाँ अंधे को भी दिख जाएगी, आपको भी दिख जाएगी, सबको दिख रही है। उनकी मासूमियत कुछ ज़्यादा ही मासूम है। अगर आपको उनकी सच्चाई पता चले तो आप उनके ऊपर ठोके भी ना ना ठोकना तो बहुत दूर की बात है, देखे भी ना। लेकिन बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा जो पुलिस वाला है उसकी अंदर की वर्दी जोश मारकर कहने लगा कि तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास नहीं कर रही हो, तुम जो हो अपने भाई की तरह ही निकली, जैसा भाई वैसी बहन। और वही बात है ना कि पेट हमेशा घुटन की तरफ झुकता है, तुम भी अपने भाई की तरफ झुक गए। लेकिन दूसरी तरफ कहने लगी कि हाँ मैं अपने भाई की तरफ झुकी हूँ, हाँ मुझे अपने भाई की परवाह है, क्योंकि वो मेरा भाई है, कम से कम हम भाई बहन जैसे है वैसे मुँह पर है, उनकी तरह जो है चालाक तो नहीं है, चालबाज तो नहीं है। और बस ये बात थी कि हमारा प्यारा सा जो मतलब कि कहने लगा कि हम बाद में बात करें, इसी में सबकी भलाई है। और बस ये बात थी कि सुम्बुल ने कट कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि यार ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया सुम्बुल की तरफ से। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बेचारी भाभी सुम्बुल को कहती है कि सुम्बुल जरा जो है नमक चेक कर लो ना। लेकिन वो भाभी को कहती हुई कि आप खुद ही कर लो भाभी, मेरा दिमाग खराब है। लेकिन दूसरी तरफ भाभी कहती हुई कि क्या हो गया है ऐसा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। और वही बात है कि आप है, आपका ये सुघड़पन वो रजा है जिसकी वजह से मेरा दिमाग खराब होता है। और वही बात है कि वो कहने लगी कि तुमने मुझसे आज से पहले कभी ऐसे बातें की, ऐसे बात क्यों कर रही हो सुम्बुल। लेकिन सुम्बुल कहने लगी कि आप मेरे शौहर के ऊपर जो है डोरे डाल रही हो, उसे अपना गर्विदा बना रही हो, और मैं आपसे नाराज़ भी ना हो। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी फिजा की आंखों में फूल से आंसू आ गए, कहने लगे कि फिजा तुम मुझे ऐसा समझती हो। और बस ये बात थी कि फिजा के सुम्बुल तुम मुझे ऐसा समझती हो। और बस ये बात थी कि सुम्बुल कहने लगी कि हाँ मैं आपको ऐसा ही समझती हूँ, पहले नहीं समझती थी लेकिन अब समझने गई हूँ, क्योंकि अब मुझे आपकी सच्चाई, आपका दोगलापन और आपकी जो है
घंटियां गिरी दिख रही है। और बस ये बात थी कि हमारी वैसे फिजा का तो दिल ही टूट गया। आए सुम्बुल, आए आए आए, माँ बाप और उसके बाद शोहर और सास के बाद एक तुम ही तो थी। आए आए आए, तुमने भी मुझे मायूस कर दिया। हाय मेरी ज़िंदगी ऐसी है सुम्बुल, तुम्हारी गलती नहीं है। जब से शादी हुई है तब से मैंने, शादी तो बहुत बात की बात है, जब से मैं पैदा हुई हूँ मेरे बाप ने कभी मुझसे हंस के बात नहीं की। मेरी माँ के चेहरे पे हमेशा मैंने गमगीननेस ही देखी। उसके ऊपर जब मेरी शादी हुई तो सोचा कि शोहर की ज़िंदगी से मेरी ज़िंदगी अटैच होगी तो कुछ ज़िंदगी में नई ज़िंदगी आएगी, बाहर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ मेरे शोहर ने भी मुझे जो है कभी हैसियत नहीं दी, कभी जो है मान नहीं दिया, एहसास नहीं दिया, इज्जत नहीं दी। हर वक्त मुझ पर शक करते रहे, हर वक्त मुझे जो है दुटकारते रहे, फिटकारते रहे। आए आए आए, सास के ताने, शोहर के इल्ज़ाम सब सुन सुन के भी मैं यार रहती थी सुम्बुल। लेकिन मुझे एक बात की ढारस थी कि मेरी ननद अच्छी है, मेरा प्यारा सा ससुर अच्छा है, वो मेरी ढारस बनेंगे, वो मुझे जो है बचाते हैं। मैं तुम लोगों के सहारे नहीं हूँ सुम्बुल। मैं जानती हूँ कि अगर तुम लोग ना भी हो तो भी मुझे यही रहना है। मेरा बाप इस लायक नहीं है कि वो मुझे वहाँ पर अफोर्ड कर सके। दूसरी तरफ जब मुझ पर तलाक का पट्टा लग जाएगा तो कौन भला ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसकी बहन पहले से ही भागी हुई घोषित हो चुकी हो। मैं जानती हूँ सुम्बुल कि मुझे यही रहना है, लेकिन तुम लोगों की एक धारस ही तो थी, तुम लोगों का मीठा लहजा ही तो था जिसके बिनान पे मैं थोड़े पल जी लेती थी। लेकिन आज तो तुमने भी मुझे अपने भाई और माँ की तरह एक घटिया औरत बना दिया है सुम्बुल। मुझे तुमसे ये एहसास, तुमसे ये उम्मीद हरगिज़ नहीं थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जैसी जिसकी सोच, जैसी जिसकी किस्मत। शायद मेरी किस्मत में ही यही था, शायद मेरी ही कोई गलती थी, शायद मेरी ही कोई गुनाह थे जो मेरे सामने आ गए। दुआ तो सिर्फ भागी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बदनाम हो चुकी हूँ। ऐसा लगता है कि मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूँ जहाँ पर मेरी इज्जतों को हर रोज़ नोचा जाता है, मेरे ऊपर की चादर को हर रोज़ हटाया जाता है और हर रोज़ मुझे जो है कटघरे में खड़ा किया जाता है, जहाँ पर मुझसे मेरा शोहर पूछता है, मेरी सास पूछती है और अब तुम भी पूछती हो कि मेरे चक्कर तो नहीं है सुम्बुल। आए 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 आए, मैं वो लड़की हूँ जो बगैर अबाया के घर से बाहर कदम भी निकालना जुर्म समझती है, गुनाह समझती है। लेकिन आज देखो मेरे खुद के घर में मेरे ऊपर क्या क्या जुल्म सितम हो रहे हैं। हाय, फ़िज़ा की अंदर की आवाज़ थी कि मेरा दिल टूट गया है। दोस्तों मैं सोचता हूँ कि फ़िज़ा के लिए एक लाइक तो बनता है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं हमारी आगे की स्टोरी की कि आगे की स्टोरी में क्या होने वाला है। तो हमारा सा प्यारा सा सरफराज अपने घर के अपने ऑफिस के काम में, दफ्तर में काम कर रहा था। सोच रहा था कि दुआ के पास इतना सारा माल कहाँ से आ गया, उसने किस अमीरजादे को फंसाया है। लेकिन दूसरी तरफ दुआ उसके सामने आ जाती है और कहती है कि सरफराज कैसे, ओ सच फराज अहमद। और बस ये बात थी कि फराज कहने लगा कि बकवास बंद करो अपनी, तुम यहाँ क्यों आ गई, यहाँ पर मेरी इज्जत है। और एक बात थी कि हमारी दुआ कहने लगी कि हाँ तुम्हारी इज्जत है, हमारी भी तो इज्जत है, और हाँ पुरानी बातें याद करने आई हूँ। तुम मुझे कोई मतलब कि शायरियाँ सुनाते थे ना कि तू कभी तो आ मुझसे बात कर, आए दिन में आ कभी रात कर, ऐसी कुछ। और वही बात थी कि मैं सरफराज करने लगा कि बकवास बंद करो अपनी। और बस ये बात थी कि हमारी दुआ कहने लगी लहजा नीचा रखो वरना तुम्हारी नौकरी भी जाएगी, छोकरी भी जाएगी और इज्जत भी जाएगी। और बस ये बात थी कि हमारा सरफराज कहने लगा कि मतलब क्या है तुम्हारा। वही बात है कि ये दफ्तर मेरे शौहर का है, मैं हूँ मिसेस गजनवी नौशेरवान। और बस ये बात थी कि हमारे प्यारे सरफराज की जो है दुनिया लूट गई। वो सोचने लगा कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन तीसरी तरफ नौशेरवान वहाँ आता हुआ नौशेरवान कहता हुआ कि दुआ तुम यहाँ पर इस रूम में क्या करी हो। वही बात है कि मैं अपने प्यारे से बहनों से मिलने आई हूँ, इनसे जो है बात करने आई हूँ। ये तो मिलते नहीं है ना, ये तो हमसे मिलना पसंद ही नहीं करते। और बस ये बात थी कि हमारा प्यासा नौशेरवान कहने लगा कि ये तुम्हारा बहनों ही है, ये घटिया इंसान, ये बदतमीज़ आदमी। और बस ये बात थी कि सरफराज बेचारा इधर उधर देखने लगा। तीसरी तरफ जो है हमारी पैसी दुआ कहने लगी कि चलिए बाहर जाके आपको पूरी डिटेल देती हूँ मैं। और दूसरी तरफ जो है नौशेरवान अपने प्यारे से सरफराज को लेकर चली गई। तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी हीरोइन मतलब कि हमारी फ़िज़ा अपने घर को आई, लेकिन घर को जैसे ही अपनी प्यारी सी माँ के सामने बैठी है कि उसको उल्टी आ गई। और जैसे ही उल्टी आई तो हॉस्पिटल में हम लोग आ गए। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर ने खुशखबरी दे दी और फ़िज़ा बेचारी खुश हो गई। वो सोचने लगी कि मेरी ज़िंदगी में दुख भरी, पत्थर भरी, कांटों भरी ज़िंदगी में फिर से फूल खिला है, इस चमन में अब बाहर आएगी क्योंकि बच्चा आएगा। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी फ़िज़ा खुश हो गई अपनी माँ के साथ दवाइयाँ लेती हुई। माँ कहती कि अब मैं जो है तुम्हारी सास से बात करूँगी, उनसे कहूँगी कि तुम्हें नौकरी ना करवाए, तुम नौकरी छोड़ दो। बस ये बात थी कि हमारी फ़िज़ा कहने लगी आप मत कहिएगा वरना उन्हें लगेगा कि मैंने आपसे शिकायत की है, मैं खुद ही अपने तरीके से समझा दूँगी, बुझा दूँगी। और बस ये कहकर वहाँ से दवाइयाँ लेकर चली गई। दूसरी तरफ जो है हमारी फ़िज़ा खुशहाल होकर अपने घर को आई। तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारा
प्यासा नौशेरवान दुआ से कहता हुआ कि वो बदतमीज़ इंसान में तुम्हारे माँ बाप ने देखा क्या, और वही बात है कि शराफत देखी होगी जो कि कभी मिलती ही नहीं है। और बस ये बात ठीक है। हमारे प्यासा नौशेरवान कहने लगा कि उससे थोड़ा मतलब कि डिस्टेंस बनाए रखो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम जो हो उससे बात करोगी तो मुझे गुस्सा आएगा। और बस ये बात ठीक है। दुआ कहने लगी कि ठीक है उससे डिस्टेंस बनाए रखूँगी। लेकिन बाद में हमारे प्यासे न्याय से नौशेरवान ने जो है वजाहत भी कर दी कि मैं तुमसे इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी इज्जत की परवाह है। वो तुम्हें कुछ गलत सलत कह देगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर मैं उसके साथ कुछ कर दूंगा तो हमारी फिर से लड़ाई हो जाएगी। और बस ये बात थी कि दुआ भी वहाँ पर समझ गई। तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी फिजा ये सोचती हुई कि अब ये बात जब मैं अपने प्यारे से शोहर को बताऊंगी तो मेरा शोहर मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, वो मुझे फूलों की सेज पर सजाएगा, मुझे जो है बाहर में रखेगा और मुझे अपने ख्वाब में दिखेगा और कहेगा कि फिजा तुम मेरी मैं तुम्हारा, हम दो हमारे 5-6। और बस ये बात होगी और हम और आप होंगे और हमारे बीच की जितनी भी दूरियाँ जितनी भी डिफरेंसेस है वो दूर हो जाएगी। सरफराज आप एक बार आए फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ, मैं कितने हवाओं में उड़ रही हूँ। हाँ सरफराज आपने मुझे गालियाँ दी है, हाँ सरफराज आपने मुझे बदनाम किया है, हाँ सरफराज आपने मुझे बेइज्जत किया है, लेकिन आप मेरे शोहर तो है ना, मेरे बच्चे के बाप है। आपको ये बताऊंगी तो शायद हमारे बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी, शायद आप और मैं फिर से एक हो जाएंगे जैसे कि हम पहली बार सुहाग रात की स्टेज पर थे। उस दिन के बाद से आपने कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं की, इंशाल्लाह आप मुझसे ऐसे बात करेंगे। और वही सरफराज आ गया, सरफराज को कहने लगी कि मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन सरफराज कहने लगा मुझे कोई बात नहीं करनी, दिमाग मत खाओ, हटो यहाँ से। और बस ये कह के वहाँ से चला गया। फिजा बेचारी जो उसके दिल पे तबस्सुम आई थी, जो उसके चेहरे पे मुस्कान आई थी, वो एक पल में गायब सी हो गई। वो सोचने लगी कि सरफराज अभी तो मतलब कि दिल की बात भी तो करनी है आपसे, लेकिन सरफराज कहाँ दिल की बात सुनने वाला है, जी घटिया इंसान। इसी तरफ हम देखते हैं अगली किस्त की बात कर लेते हैं। अच्छा अगली किस्त में क्या होने वाला है तो कुछ ये होने वाला है कि हमारी दुआ सरफराज को जो है अल्टीमेटम देती हुई कहती हुई कि सरफराज कैसे हो, कौन सी शायरी थी कि तू कभी आ दिन में आ कभी रात में। और ये बात ठीक है, हमारा सरफराज कहने लगा कि एक ही शायरी कितनी बार बोलोगी। और बस ये बात ठीक है, हमारी प्यारी सी दुआ कहने लगी कि शायरी बोलने का तो तुम्हें बड़ा शौक था सरफराज उर्फ फराज अहमद। और बस ये बात ठीक है, हमारा सरफराज कहने लगा कि मैंने जो है अहमद कभी अपने नाम के नीचे नहीं लगाया, लेकिन वही बात है कि इस फराज अहमद की तरह शायरियाँ बोलने का तो तुम्हें शौक था ना। और बस ये बात ठीक है, हमारा सरफराज कहने लगा अब तो मेरा दिमाग खराब कर रही हो। और बस ये बात ठीक है, हमारी दुआ कहने लगी कि अपनी जो ये टोन है ना उसे मध्यम रखो, क्योंकि अगर तुम्हारी टोन ज़्यादा हुई तो मेरा दिमाग घूम जाएगा, और मेरा दिमाग घूम गया तो तुम्हारी बहन की शादी, तुम्हारा बाप का मान और तुम्हारी माँ की इज्जत टूट जाएगी। और बस ये बात थी कि सरफराज बेचारा अपनी लिमिट में आ गया। लेकिन दूसरी तरफ सरफराज कहाँ अपनी मतलब के लिमिट में असल में आने वाला था, वो चला गया नौशेरवान के पास और सोचने लगा कि दुआ की सारी पोल पट्टी आज नौशेरवान के सामने खोल दूंगा, खुद हीरो से विलन बना के आराम से ज़िंदगी जीऊंगा। लेकिन नौशेरवान के सामने जैसे ही उसने बात की तो नौशेरवान उससे देखने लगा है, और नौशेरवान के बारे में शायद वो जानता ही नहीं। उससे दुआ ने कहा भी था, लेकिन फिर उसने शायद मतलब कि विश्वास नहीं किया होगा कि कोई भी लड़की अपने शौहर को ये बता सकती है कि वो किसी के साथ भाग गई थी। वैसे दुआ भागी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे नौशेरवान को तो सब कुछ पता ही है। तो अब जब हमारे प्यारे से सरफराज ने नौशेरवान की जो मतलब कि दुखते रगे उसके ऊपर पैर रख दिया है, तो नौशेरवान क्या करेगा, क्या वो सरफराज को साफ करेगा या फिर उसको माफ़ करेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी चुलबुली सुम्बुल अपनी भाभी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, घटिया, और भाभी बेचारी कुछ भी नहीं बोल रही। दूसरी तरफ अब्बाजान को ये लहजा देखकर काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। वो कहने लगे कि सुम्बुल ये किस तरह से बात कर रही हो भाभी से। लेकिन भाभी के बारे में जैसे ही बात होती अम्मीजान कहने लगी कि आप हमेशा इसी की साइड लीजिएगा, आप कभी भी अपने बेटे अपनी बेटी की बात कभी ना करेगा, उसकी साइड कभी ना कीजिएगा। और वही बात है कि यहाँ पर ड्रामा खत्म गया। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। नौशेरवान अगज़नबी नहीं बोलता है, उसका हक तुम्हारे बोलते हैं।